एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और स्वागत है आपका आर्या साइको ब्रेन पर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं EMRS का जर्नल पेपर पूरा रिवाइज करने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ पर इस क्लास में आपको KVS NVS DSSB के PYQ क्वेश्चन मिलेंगे। आज की क्लास में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे, ICT के क्वेश्चन करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे और आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन करेंगे और करेंगे हम इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश में आपको पैसेज कराने वाली हूँ, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, तो वो आप लोगों को सॉल्व करना है। और मैथ्स का भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे किसी का एक क्वेश्चन है, किसी के 2 क्वेश्चन है, तो किसी के 3 क्वेश्चन है, लेकिन इन सारे पोर्शन को मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि साथ के साथ रिवीजन हो जाए। तो अभी आपका जो पेपर है वो कभी भी हो सकता है दिसंबर तक, वैसे तो इलेक्शन से पहले हो ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो कहाँ सो रहे हो, ठीक है? अब तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पर बात करें यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, आर्या साइको ब्रेन, बहुत ही प्यारा नाम है। टेलीग्राम भी अपना आर्या साइको ब्रेन है, यहाँ पर आपको सारी PDF नोट्स मिल जाएंगे। मैंने आपको जनरल पेपर पूरा कंप्लीट कराया है, तो उसके PDF नोट्स आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो आर्या साइको ब्रेन, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है वो 28 नंबर की क्लास है। तो यहाँ पर जो लास्ट क्लास थी अपनी 27, वहाँ पर जो मैंने रिस्पॉन्स देखे हैं वहाँ पर भी हमारे 15 क्वेश्चन थे जनरल पेपर के। मुझे लगता है आपका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज़ करने वाली हूँ, तो इस लेवल के क्वेश्चन तो आप बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हो। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का है, स्पेशल एम्फोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपको करवा भी रखा है। तो चलिए आंसर दे दीजिएगा फटाफट से, बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहेगा वो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड रिपन। अगर यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैंने रखी है। अगर बात करें, लॉर्ड रिपन जो है वो उन्होंने अपॉइंट किया था इंडियन एजुकेशन कमीशन, कब करा था? फरवरी 3, 1882 में। अब यहाँ पर हंटर कमीशन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो हंटर इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के, इसलिए इसका नाम पड़ा हंटर कमीशन। अब इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी अपने इस कमीशन ने, और रिकमेंडेशन में क्या था? ग्रांट इन एड, और यहाँ पर इंक्लूड किए थे नंबर ऑफ टीचर्स, एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉलेजेस पर कितना हम खर्चा करेंगे, लोकल नीड्स क्या क्या होंगी, ग्रांट फॉर फर्निश्ड लाइब्रेरी, अच्छी हमारी साफ़ सुथरी सजी धजी लाइब्रेरी होगी, टेक्स्ट बुक्स की फैसिलिटीज़ वगैरह को इम्प्रूव करना है, मोरल स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये इसकी रिकमेंडेशन थी हंटर कमीशन की। अगर मैं बात करूँ, हंटर कमीशन बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ से आपका 1-2 नंबर तो पक्का हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल और बार बार एग्जाम, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपका KVS में भी आया है, DSSB में भी मैंने इसको देखा है। तो चलिए बताइए, एजुकेशन एट एलिमेंट्री स्कूल लेवल, प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर जो शिक्षा होती है वह करिकुलम सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, या ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो चलिए बताइए फटाफट से, प्लीज़ आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का करेक्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पे आंसर आएगा। जो एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर जो एजुकेशन होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो करिकुलम है
मतलब कि आपका जो कोर्स का करिकुलम और सिलेबस दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो मैंने पढ़ाया हुआ है और पता होगा आपको करिकुलम और अपना जो सिलेबस है उनका डिफरेंस। तो यहाँ पर जो करिकुलम है वो डेवलप किया जाता है बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड देनी है। तो यहाँ पे जो करिकुलम है वो भी बच्चे के अकॉर्डिंग ही डेवलप किया जाता है, जिसमें बच्चे के सोशल, फिजिकल, इमोशनल और एकेडमिक नीड्स को वो फुलफिल करता हो। और यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग होती है बेसिकली। अगर बात करें इसमें बच्चे की क्यूरियोसिटी को हमने डेवलप करना है, जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का यहाँ पे बच्चा हो। और इस लेवल में जो एजुकेशन है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट पर होनी चाहिए रैदर देन ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन। बच्चों को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करनी, बल्कि यहाँ पर आपका जो मेन टारगेट होगा वो होगा कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आईसीटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर्स ए रिलेटिवली ब्रॉड ज्योग्राफिकल एरिया। एक डेटा संचार नेटवर्क जो अपेक्षाकृत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है वह होता है। तो बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें तो गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही क्या आएगा? मैन, सॉरी मैन नहीं आएगा, लैन आएगा, नहीं, क्या आएगा? वैन आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्रॉड ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, तो यहाँ पर अपना जो है वो होगा वैन वाइड एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर यहाँ पर बात करें जो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या करता है? ये डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कवर करता है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। क्या कवर करता है? जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो आप, यहाँ पर इंटरनेट जो कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, लाइक 3G है, 4G है, ये एग्जाम्पल है किसके? वैन के। अगला क्वेश्चन आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन कहता है ए डिवाइस दैट अलो द यूजर टू ऐड कंपोनेंट एंड कैपेबिलिटीज टू ए कंप्यूटर सिस्टम। एक उपकरण जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में घटकों और क्षमताओं को जोड़ने की अनुमति देता है, उसको आप क्या कहोगे? स्टोरेज डिवाइस कहोगे, सिस्टम बॉर्डर कहोगे, एक्सपेंशन स्लॉट कहोगे, या फिर इनपुट डिवाइस कहोगे? तो बिल्कुल सिंपल और सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आएगा एक्सपेंशन स्लॉट। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को देखकर ही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐड की बात की गई, ऐड कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है उसको हमने उसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे उस कंपोनेंट में जो अलो करेगा डिवाइस, उसका नाम बताना है, तो उसका जो नाम होगा वो एक्सपेंशन स्लॉट होगा। अगर यहाँ पर बात करें जो एक्सपेंशन स्लॉट है वो कहाँ पर होता है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक सर्किट होता है जो नेटवर्क्स केबल इंटरफेस कार्ड के माध्यम से लैन कार्ड के रूप में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, साउंड कार्ड। जो आपके साउंड कार्ड होते हैं, साउंड कार्ड के माध्यम से हम स्पीकर है, माइक्रोफोन है, उसको भी कनेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर बात करें जो ये एक्सटेंशन स्लॉट है, एक्सपेंशन स्लॉट, इसके दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होता है ISA, दूसरा होता है PCI। ISA क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स आर्किटेक्चर, एंड PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, और ये आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट एक्सक्लूसिव सैटेलाइट फॉर द एजुकेशन लॉन्च्ड बाय इसरो, ISRO। तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया शिक्षा के लिए पहला विशेष उपग्रह क्या है? तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने। SLV, एडुसेट, इनसेट या फिर आर्यभट्ट। तो बिल्कुल आपको अगर नहीं भी आता तो भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते थे, थोड़ा सा हिंट है आपके लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो अपना एडुसेट एजुकेशन से रिलेटेड लॉन्च किया गया था सबसे पहले इसरो द्वारा।
अगर यहाँ पे बात करें, जो एडुसेट है ये कब लॉन्च किया गया था? 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया और अब तक का सबसे बाहरी ये उपग्रह है। यहाँ पर आप घर को वर्चुअल क्लासरूम में चेंज करके जो दूरस्थ शिक्षा में बदलाव ला सकते हो, मतलब कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जहाँ पे जो रिमोट एरियाज़ है जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच पाती, तो आप उनको एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे अब हमारी जो ये वर्चुअल क्लासरूम हो रही है, एग्जाम्पल इसका अच्छा है। यहाँ पर एक जो टीचर होता है वो एक टाइम पर अलग अलग देशों के विभिन्न स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में सैकड़ों छात्रों को पढ़ा सकते हैं एक टाइम पर। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं और टीचर है वो प्रश्न भी कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग भी पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हो और उनका आंसर भी आप दे सकते हो। इस तरह का होता है। चलिए 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विथ रेफरेंस टू ईमेल व्हाट आर वैल्यू एडेड नेटवर्क। ईमेल के संदर्भ में वैल्यू एडेड नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपका पहला कहता है कि ए सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम जो संदेश को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित करता है। बी कहता है सेंड मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे याद रखो वैल्यू एडेड की बात की गई है। सी कहता है टेली कम्युनिकेशन कंपनी होल्डिंग ईमेल सर्विस फॉर फीस लेकर वो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है आपको। आपका डी कहता है ईमेल एक्रोनिम्स। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है सी ऑप्शन। यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं जो कि ईमेल सर्विस को होल्ड करके रखती है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है आपकी सारी मेल्स का। यहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, ईमेल कंप्यूटर पर किसी अन्य व्यक्ति को अपना संदेश भेजने की एक सुविधा होती है। तो सबको पता है मेल करते हैं, चाहे वह कहीं भी हो, कहीं भी आप मेल कर सकते हो, बस उसकी मेल आईडी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू एडेड नेटवर्क एक प्राइवेट सर्विस होती है, निजी सेवा है। यहाँ पर जो कंपनियों को अपने समकक्षों के साथ डेटा साझा करने के लिए कम्युनिकेशन को एक सुरक्षित तरीका प्रदान कराने में सक्षम बनाती है, एक सेफ जोन ये प्रोवाइड कराएंगी। यह कंपनियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आदान प्रदान में भी हेल्प करता है। ये एरर सुधार में सहायता करता है, जो एरर है उनको करेक्ट करके दे देगा। और मेन आपकी चीज़ है ये रिकॉर्ड कीपिंग में सुधार करती है, उसको रिकॉर्ड कीपिंग को मेंटेन करके रखती है। चलिए 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है ए वेबसाइट इज डिजाइंड फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द प्राइवेट इंटरनेट। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। एक निजी इंटरनेट द्वारा संगठन के कर्मचारियों के उपयोग के लिए डिजाइन की गई वेबसाइट होती है इंटरनेट, इंट्रानेट, वर्ल्ड वाइड वेब और वॉइस मेल। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है वो इंट्रानेट रहने वाला है। इंट्रानेट ये प्राइवेट होता है और एक पर्टिकुलर जो कंपनी के लोग होते हैं उन्हीं को पता होगा, जिसके पास आईडी पासवर्ड है वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर इंटरनेट की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबके पास इसका एक्सेस होता है, लेकिन इंटरनेट में ये प्राइवेट होता है और जिसके पास आईडी पासवर्ड सिर्फ वही लॉगिन कर सकते हैं, वही देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर जो इंटरनेट है वो एक निजी इंटरनेट होता है। मैंने आपको इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट ये तीनों ही पढ़ा रखी है टर्म। यहाँ पर अगर बात करें, इसमें संगठन के कर्मचारियों के उपयोग के लिए एक वेबसाइट तैयार की जाती है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर ही उसको यूज़ करेंगे, जिसके पास वो आईडी पासवर्ड से ही खोल पाएंगे उसको। इसका उपयोग जो है आमतौर पर आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रख रखाव करने के लिए किया जाता है। जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और समय समय पर आसानी से इसको अपडेट भी किया जा सकेगा। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। तो चलिए माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका, कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है राम ने 18 प्रत्येक की दर से 60 आम के टुकड़े खरीदे हैं। उसने 20 आम के 24 प्रत्येक की दर से अन्य 20 टुकड़े और 20 प्रत्येक की दर से और अंत में 20 आखिरी आम 14 प्रत्येक की दर से बेचे हैं। लाभ या हानि आपको बतानी है। राम बोट 60 पीसेज ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ 18 ईच। तो बताइए फटाफट से इसका आंसर सॉल्व करें।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर है, देखिए, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है 80 रुपये, या फिर कोई प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं हुआ है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो पहली लाइन है, इन्होंने बोली है कि राम बोथ 60 पीसेज ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ 18 ईच। यहाँ पर 18 जो है, यहाँ पे क्या करा है, 18 की दर से 60 मैंगो उसने खरीदे हैं। ठीक है, ये इसका क्या कॉस्ट प्राइस है, इसने इतने खरीदे हैं। अगर यहाँ पे बात करें 20 आम 24 की दर से, यहाँ पे इसने क्या किया है, 24 की दर से 20 आम। अगर बात करें यहाँ पे 20 टुकड़े प्रत्येक 20 की दर से, यहाँ पर जो 20 आम है वो 20 की दर से खरीदे हैं। उसके बाद यहाँ पे 14 की दर से कितने खरीदे हैं, 14 की दर से इन्होंने 20 आम खरीदे हैं। तो टोटल इन्होंने 60 आम खरीदे हैं और 20 की दर से इन्होंने ये बेचे हैं। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये है आपका एसपी, सेलिंग प्राइस है। अब आपको इसका बताना प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, आप यहाँ पे इनकी जो कॉस्ट प्राइस है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, जितने के बेचे हैं, मतलब कि जितने खरीदे हैं और जितने की इसने लिए हैं, इसके बेसिकली कितने खरीदे हैं और कितने के खरीदे हैं, कितने पीसीस। तो यहाँ पर अगर मैं 18 × 60 करती हूँ तो आ जाएगा 1080। अगर मैं 24 और 20 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर अपना 480, 20 × 20 400 and 280। अगर देखो, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर अगर मैं सेलिंग प्राइस को प्लस करती हूँ, ये जितना हुआ है, तो यहाँ पर 480 प्लस 400 आया था और प्लस आपका 280 था। अगर प्लस करती हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1160। ये है आपका सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस था आपका था, हाँ जी, 1080 आपका कॉस्ट प्राइस था। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी कर दो माइनस। 1160 में से आप 1080 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और 80 क्या आएगा, ये प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विच अल्फ़ाबेट वुड कम इन द मिडल ऑफ द वर्ड। ये आपका दिया गया है, अरेंज करो इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। इस शब्द को आपने अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली। कर दो फिर फटाफट से। तो यहाँ पर पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो अपनी जैसे कि डी है कितने पे आता है, 4 पे आता है। एस की बात करें तो कितने पे आता है, 19 पे आता है। टी 20 पे आता है। ऐसे नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। चलो करके देखते हैं अरेंज इनको। तो सबसे पहले आपका ए दिया गया है, ए आएगा। ए 2 बार दिया गया ना, ए कर देंगे। यहाँ पे डी सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका ई, फिर आएगा आई, फिर आएगा एन, फिर आएगा आपका ओ, फिर एस, हाँ जी, फिर टी भी 2 बार दिया हुआ है, टी, देन फी। ये इनका सीक्वेंस हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा मिडल का बताना है, मिडल का, और ये टोटल आपके 11 हैं। तो यहाँ पे 2 4 5 और यहाँ पे 5। तो मिडल का आपका क्या एन है, तो एन करेक्ट हो जाएगा, सी। चलो ये 2 बार आ गया। अब ये है आपका पैसेज, इसको पढ़ो पैसेज को, फिर आपको आंसर देना है। तो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं पैसेज को सॉल्व करने की, उनको ही यहाँ पे अप्लाई करो और आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कर सकते हो और इस पैसेज को पढ़ो। यहाँ पे जूम कर देती हूँ आपके लिए।
यहाँ पे देखो एक पैसेज, मतलब कि जो पैराग्राफ है 1, 2 और 3 पैराग्राफ है, ये काफ़ी बड़ा है ना। चलो पहले इसको ये देख लो कि किस चीज़ से रिलेट करता है ये पैराग्राफ। चलो पढ़ो इसको, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अब ये वाला पढ़ो, और अब इसको पढ़ लो। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन ब्रिज द जेंडर गैप बिटवीन पे एंड पावर। यहाँ पर जेंडर गैप बताना है बिटवीन जो आपका पे, जो पैसे है और पावर है, उनके बीच में पैसेज के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। अगर हम पढ़ें इसको तो स्प्लिट पेरेंटल लीव बिटवीन पेरेंट्स, एंटी स्टीरियोटाइप पॉलिसीज इन एजुकेशन, सपोर्ट करो वुमेन के बिजनेस और वर्क को, यहाँ पे या सारे ही करेक्ट हैं। तो हमने पढ़ा पैसेज किससे रिलेट करता है। अगर यहाँ पे पैसेज की अगर हम देखें एक एक लाइन को ध्यान से, तो यहाँ पे कीवर्ड ढूंढो। मैंने आपको जितने भी ट्रिक्स हैं पैसेज को सॉल्व करने की 4-5, वो सब मैंने बता रखी है। अगर आपने उनका यूज़ करा है तो आप इजीली निकाल पाओगे इसको आंसर। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अगर हम पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो टाइम वैसे निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे दिया गया है फर्दर इंसेंटिव टू बेटर स्प्लिट पेरेंटल लीव बिटवीन पेरेंट्स एंड पॉलिसीज टू फाइट स्टीरियोटाइप्स इन एजुकेशन। जो एजुकेशन में देखो यहाँ पे लिखा है फाइट स्टीरियोटाइप, ठीक है, मतलब कि जो आपके स्टीरियोटाइप है, जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं, उनको फाइट करना है, जो वो ऐसी पॉलिसीज बनानी है आपको इन एजुकेशन, और सपोर्ट करनी है वुमेन के बिजनेस को, ठीक है, उसके वर्क को, could boost women career and reduce the gap between the gender and in pay and power। बिल्कुल सारी लाइनें मिल गई यहाँ पर, है ना, दिक्कत कहाँ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्लिट पेरेंटल भी था, एंटी स्टीरियोटाइप पॉलिसीज बनानी है, जो वहाँ पे एंटी स्टीरियोटाइप नहीं था, बिल्कुल फाइट लिखा हुआ था वहाँ पे। अगर सपोर्ट वुमेन बिजनेस की बात करें तो वो भी था, ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आंसर निकालने आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन OECD। 30, 35, 40 और 45, 45। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा। पैसेज दिखा देती हूँ एक बार। अगर हमने पैसेज ऊपर से अपनी 1 मिनट के लिए पैसेज को रीड आउट किया है, देखा है, तो बिल्कुल पैसेज की पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी आपका, ये 35 मेंबर OECD। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बताओ कितना टाइम लगा सोल्व करने में, 5 सेकंड। हाँ, इसी तरह से आपको सोल्व करने, बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो 35 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन, विच if the following is asserted about the income inequalities in Sweden among the OECD nations, lowest but rising, highest, rising, lowest। पैसेज दिखा देती हूँ, देखो सेकंड पैराग्राफ की पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो। समझ नहीं आया पैसेज, लेकिन फिर भी देखो लोवेस्ट और राइजिंग लिखा हुआ है, तो हम कर देंगे ना, लोवेस्ट राइजिंग है ना। अगर हम थोड़ी बहुत हमें इंग्लिश समझ में आती है तो देखो, वाइल इनकम इनइक्वालिटी इन स्वीडन रिमेन्स अमंग द लोवेस्ट इन द OECD, इट हैज़ बीन राइजिंग सिंस 1990। 1919 से क्या हो रही, राइजिंग हो रही है। तो यहाँ पे लोवेस्ट बट राइजिंग करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे अपना ये वाला करेक्ट हो जाएगा, लोवेस्ट बट राइजिंग, ठीक है। अगर वैसे भी समझ जाए तो लोवेस्ट शब्द भी हमने देखा उस लाइन में, राइजिंग भी देखा, हाईएस्ट, राइजिंग, लोवेस्ट। हाईएस्ट नहीं देखा लेकिन राइजिंग और लोवेस्ट तो देखा है ना। तो यहाँ पर जब दोनों ही एक में दिए हुए तो ये इसको करेंगे ना, तो लोवेस्ट बट राइजिंग, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, सिंपल, बस प्रैक्टिस करनी है। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का। असर्शन आपका कहता है
क्या धार्मिक स्थलों में लिंग विशेष नियम हो सकते हैं? मतलब कि जो आपके जेंडर स्पेसिफिक रूल्स वगैरह हो सकते हैं रिलीजियस प्लेस पर। रीज़न कहता है हाँ, सदियों पुरानी प्रथाओं को कभी भी बंद नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड कहता है नहीं, हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं और लैंगिक समानता हमारी सामाजिक स्थापना का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आपके आंसर कहते हैं ना तो एक, मतलब कि ना तो एक फॉलो करता ना ही दूसरा फॉलो करता है। बी कहता है केवल एक सही है, एक फॉलो करता है। थर्ड कहता है केवल दूसरा फॉलो करता है, दूसरा सही है। और फोर्थ कहता है एक और दो दोनों ही फॉलो करते हैं। तो मैंने बता रखा है इनका, बेसिक भी आपको करवाया हुआ कैसे सॉल्व करने हैं। तो बताओ, आंसर बताओ इसका फटाफट से। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहने वाला है जी, वो रहने वाला है कि ओनली बी फॉलो, केवल 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 दूसरा ही फॉलो करता है। अब पहला क्यों नहीं करता? देखो यहाँ पे कहा है कि हाँ, सदियाँ पुरानी प्रथाओं को कभी भी बंद नहीं किया जाना चाहिए। पुराने टाइम में तो पता नहीं क्या क्या प्रथाएं चलती थी, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, है ना, ऐसी प्रथाएं चलती थी। लेकिन क्या हम उन्हीं पुरानी प्रथाओं पर चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना, वो हमने चेंज की है। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट के इस रीज़न असर्शन के हिसाब से बी जो है वो करेक्ट है। नहीं, हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं और लैंगिक समानता हमारी सामाजिक स्थापना का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? सी ई है, करेक्ट है, केवल दूसरा फॉलो करता है। तो आया हुआ क्वेश्चन है ये एनवीएस का। अब आपके हिंदी के क्वेश्चन है। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन, मतलब कि हिंदी का, निम्न में से कौन सा अमृत का पर्याय है? हाँ, मुझे पता है, मैंने इसको बहुत बार करवाया है अमृत का पर्याय ये, लेकिन क्या करूँ, है ही इतना इम्पोर्टेंट, बार बार दिख जाता है। तो बताओ, आंसर तो आपने इसका दे दिया है, लेकिन इसके साथ मुझे और भी कुछ समझाना है आपको। तो बिल्कुल करेक्ट दिया है, अमृत का जो पर्यायवाची जो है वो अमी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अमृत का पर्यायवाची अमी है, लेकिन इसके साथ साथ ये किसका पर्याय होता है? ये आपका पीयूष का भी होता है, ये आपका सोम और सुधा, ये भी इसके पर्यायवाची हैं। चलो अब इसका बिल्कुल ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अगर नवनीत की बात करें, नवनीत तो हमें किसी का नाम लग रहा है, नवनीत, लेकिन पर्यायवाची किसका है? नवनीत का मतलब होता क्या? नव, नया, ताजा, है ना, नवनीत का मतलब होता है ताजा, नया। अगर यहाँ पे इसके पर्यायवाची की बात करें तो नवनीत का पर्यायवाची होता है जी आपका बटर, मक्खन, जो आप अपनी रोटियों पर लगा लगा के खाते हो, मक्खन। और इसका नैनू भी होता है, नैनू, और होता है आपका मस्का। ये आपके नवनीत के पर्याय होते हैं। अगर यहाँ पे बात करें हेम की, तो हेम जो है उसका मतलब क्या होता है? हेम का मतलब होता है सोना, मीनिंग, और इसका पर्यायवाची हो जाता है आपका कुंदन, तपनीय, और होता है आपका सोने का। यहाँ पे जो सवर्ण है वो भी हेम का होगा, कंचन भी होगा, और कनक भी हेम का ही पर्यायवाची होता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रसाल की, तो रसाल का मतलब होता है रसपूर्ण, है ना, जब आप बोलते हो तो मोती से झड़ते हैं, मिंटू से रसाल, रसपूर्ण, आपकी वाणी में इतने मिठास है। अगर यहाँ पे इसकी पर्यायवाची की बात करें तो पर्यायवाची होता है जी अमृत फल, अमृत फल, अमृत फल होगा, आम होगा, आम्र होगा, और आपका सौरभ भी रसाल का ही पर्यायवाची होता है। अगर यहाँ पे बात करें धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट रहेगा, धनुष टंकार का संधि विच्छेद होता है धनु प्लस टंकार। और आपको पता होना चाहिए ये आपकी संधि है विसर्ग संधि।
टोटल 3 है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, अच्छे से पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट रहेगा वो धनु प्लस टंकार विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब बात करें शक्तिशाली की विजय अर्थ वाली लोकोक्ति होती है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्ति मिल जाए उसको तो घोल के पी जाओ, है ना। वैसे देनी तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही है, लेकिन फिर भी जो आपके PYQ हैं वो तो आप अच्छे से कर ही सकते हो। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा जी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास लाठी है भैंस भी तो उसी की होगी। कहने का मतलब लाठी इन द सेंस शक्तिशाली, जो शक्तिशाली है विजय उसी की होगी, भैंस उसी को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे अपना C करेक्ट रहेगा। अब इसी को अगर सेम मान के चले, जिसकी लाठी, जिसने मेहनत की है, जब से उसने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है ना, और तब से लेके आज तक वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी, कंटिन्यूटी के साथ लगे हुए हैं। तो जिसकी लाठी होगी अच्छी स्ट्रॉन्ग, भैंस भी तो उसी की होगी। भैंस इन द सेंस नौकरी, एग्ज़ाम पास उसी का होगा, नौकरी उसी को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर पढ़ते रहना, मेहनत करते रहनी है, एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप बताइएगा, आपके ये टोटल हमारे क्वेश्चन थे 17, टोटल क्वेश्चन है 17 में से आपके कितने सही हुए हैं बताइएगा मुझे। जिसके हिसाब से आप बताओगे कि कितने आपके करेक्ट हुए, उसी के हिसाब से अगली क्लास को मैं प्रिपेयर करूँगी, जिससे मुझे ये आइडिया लग जाए कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कितनी हो चुकी है, अब मुझे क्वेश्चंस किस लेवल के लेके आने चाहिए, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।